हेलो 11th क्लास के बच्चों। तो अकाउंट्स ले लिया, फाइनली आपने कॉमर्स ले ली, डिसाइड कर लिया कॉमर्स में जाना है। बहुत अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है कि ये साइंस के अलावा कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोप है। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से 12th कर रखी और मुझे पता है कि ठीक है साइंस में स्कोप है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली मुझे लगता है कि कॉमर्स में ज़्यादा स्कोप है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ। एक छोटे से रोड पे देखो, कितने डॉक्टर होते हैं, कितने इंजीनियर्स होते हैं। साइंस वाले बहुत कम होते हैं, पर कितने बैंक्स होते हैं जहाँ पे अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लर्क, मैनेजर, ये सब है ना। कितनी शॉप्स होती हैं। तो कॉमर्स में काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप ऐसा नहीं, मतलब मैं तो एक छोटे से रोड का एग्जांपल दिया है, वैसे भी मैं कह सकती हूँ कि कॉमर्स बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कॉमर्स लेके। चलिए, कॉमर्स में जो आपका सरदर्द वाला जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, डेट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स आप देखोगे मैम, बच्चों की शिकायतें आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा, लेंदी है सिलेबस, बहुत ज़्यादा है सिलेबस, नहीं हो रहा है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए इसमें, जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए वैसे इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। बट ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी है ना, मेहनत तो करनी है ना, पढ़ाई तो कहीं भी करेंगे तो करनी ही है, राइट। साइंस में भी, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग कॉमर्स में मतलब अकाउंट्स जो करेंगे ना, वो कॉन्सेप्चुअल लेके करेंगे। अगली 2-3 क्लासें ये भूल जाना कि मैं आपको किसी बुक से पढ़ाने वाली हूँ या कोई बुक भी आपके लिए रेफर करने वाली हूँ। आपको भूल जाना है आप अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट कोई बुक पढ़ रहे हो। मैं आपको अकाउंट्स की पहले बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, और फिर हम किसी बुक की तरफ जाएंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? राइट। अकाउंट्स होता क्या है? अकाउंट्स क्या है? टीचर आप जब पहली क्लास में जाओगे ना, आपको रटवाएंगे अकाउंट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। बहुत लंबे वाली डेफिनेशन रटवाएंगे। मुझे नहीं रटवानी, मैं कह रही हूँ बुक की लैंग्वेज भी हम करेंगे, थोड़े दिनों के बाद करेंगे। फिलहाल हम बुक से थोड़ा सा हटके पढ़ते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बस बिजनेस की भाषा है ये। समझ गए या नहीं समझ गए? इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। पैसे की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। बस इतनी सी डेफिनेशन है। वो हम अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, वो सारी बड़ी वाली डेफिनेशन हम करेंगे, वो बाद में करेंगे। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखो, मैं अपनी बात आपको हिंदी में समझाती हूँ, इंग्लिश में समझाती हूँ। एक जर्मन अपनी बात जर्मनी में समझाएगा, एक फ्रांस का अपनी बात फ्रेंच में समझाएगा, है ना। हर बंदे का अपनी बात समझाने का एक लैंग्वेज होता है। तो जो बिजनेस की लैंग्वेज होती है वो अकाउंट्स होती है। सिंपल सी बात है। मैं बोलूंगी, अगर मैंने राम से माल खरीदा, मान लिया मैंने रामान से सामान खरीदा, तो मैं तो सिंपल बोलूंगी वी हैव परचेज द गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम राम, है ना। लेकिन अकाउंट्स ऐसे नहीं बोलेगा कि वी हैव परचेज द गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम राम, ये नहीं बोलेगा। ये तो इंग्लिश हो गई ना, अकाउंट की तो अपनी लैंग्वेज है ना। तो अकाउंट कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई ना। एक तो लाइन ये बोली वी हैव परचेज अ गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम राम, ये तो हो गई इंग्लिश की बात। लेकिन अकाउंट्स क्या बोलेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब आप कहोगे मैम हमें तो मतलब पता ही नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम का। तो यही तो मतलब आपको सीखना है कि आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिखना है। आपको ये समझ लो, जैसे आपको हरियाणवी आती है, जैसे आपको बिहारी आती है, जैसे आपको इंग्लिश आती है, जैसे आपको हिंदी आती है, वहां पर आपकी लाइफ में एक लैंग्वेज और ऐड होने वाली है जिसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट्स इज नथिंग, अकाउंट्स इज सिंपली अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आगे सुनिए, इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब समझो, इस लैंग्वेज में हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे एक एम्प्लॉय को हायर किया, जॉब पे रखा, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उस एम्प्लॉयज को 20,000 सैलरी दे रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आपने कितनी मैन पावर हायर करी, कितनी मैन पावर को जॉब पे रखा, दिस डजंट मैटर इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में मैटर क्या करता है? उस मैन पावर की सैलरी कहाँ गई,
कितनी गई, तो इन विच फाइनेंशियल मतलब पैसों की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सी बात है, अकाउंट्स कुछ नहीं है, अकाउंट्स बिजनेस की लैंग्वेज है। जो बिजनेस की लैंग्वेज है उसको हम अकाउंट बोलते हैं, और इसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? हम लोग बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, बुक की लैंग्वेज भी रटी पड़ी है मुझे, सब पढ़ेंगे, लेकिन 3-4 क्लास भूल जाओ कि हम लोग कोई अकाउंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बेसिक कंसेप्ट किए बिना आप लोग अकाउंट्स में घुस जाते हो, फिर अकाउंट्स की चीजें आपको समझ में नहीं आती है। तो बेटर है पहले उन चीजों को समझो ताकि हम बुक जब पढ़े तो हमें सब कुछ समझ में आए, राइट ना। उसके बाद नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट क्या है, अकाउंट्स में एक कंसेप्ट आप प्लीज ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। अकाउंट्स में ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। समझो मेरी बात, समझो। मेरी एक एकेडमी है, ये मेरी एक एकेडमी है, इसका नाम है K2K, की टू नॉलेज है ना, और मैं सीए वंदना गुप्ता इसकी ओनर हूं। मैं सीए वंदना गुप्ता इसकी ऑनर हूं। अब ये बात समझिए, अकाउंट्स में ये की टू नॉलेज अलग है और सीए वंदना गुप्ता अलग है। ओनर बिजनेस से अलग है, ये ओनर है और ये बिजनेस है, बिजनेस ओनर से अलग होता है। यानी कि अगर किसी बिजनेस के 4 मालिक होते हैं ना, 4 ओनर होते हैं, तो अकाउंट्स में 4 लोग नहीं होते, अकाउंट्स में 5 होते हैं। 5 कैसे? 4 ओनर और 5वां बिजनेस। सिंपल सी बात है। किसी बिजनेस में अगर 10 ओनर हैं, 10 लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म कर रखी है, 10 लोगों ने पार्टनरशिप बना रखी है, तो अकाउंट की नजरों में 10 लोग एग्जिस्ट नहीं करते, अकाउंट की नजर में 11 लोग एग्जिस्ट करते हैं। 10 वो जो पार्टनर है, 1 वो जो बिजनेस है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? 10 वो जो पार्टनर है, मतलब इसमें हमेशा n+1 का फॉर्मूला काम करता है। n यानी कि नंबर ऑफ ओनर और 1 यानी कि बिजनेस। नंबर ऑफ ओनर और बिजनेस को मिला के आपके अकाउंटिंग होती है। समझ गए या नहीं समझ गए? क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो अकाउंट्स में हमेशा n+1 वर्क करता है। क्लियर हो गई ना? ये आपका पेज नंबर 1 है। आप बाद में फोटो ले लेना इनकी। नाउ पेज नंबर 2। अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक बात बताती हूँ। हर ट्रांजेक्शन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हो, ना कि ओनर के ट्रांजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हो। मतलब कि अकाउंट्स में इन अकाउंट एवरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। हर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझो मेरी बात, समझो। मान लिया बिजनेस करने वाले ने बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदी, तो खरीदी तो ओनर ने, पर मानी जाएगी वो बिजनेस की, तो हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। समझो मेरी बात, समझो। तुम लोग मेरी अकाउंट की क्लास में आओगे, अकाउंट की क्लास में आके 1 महीने अकाउंट लेके क्लास लेने के बाद मुझे फीस दोगे, तो फीस तुम सीए वंदना की दोगे या K2K की दोगे? ऑफ कोर्स K2K की दोगे, सीए वंदना की नहीं दोगे। आप देखना, मैं जो आपको फीस की रिसिप्ट दूंगी ना, वो भी K2K के नाम से दूंगी, ना कि सीए वंदना गुप्ता के नाम से दूंगी। समझ गए या नहीं समझ गए? क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो आप जो है हर ट्रांजेक्शन, रेंट गया K2K का गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल गया K2K का गया, बिजली, ठीक है ना, रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, या फीस आ रही है वो भी K2K की आ रही है। रिसेप्शन की सैलरी कौन दे रहा है? K2K दे रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर मार्कर खरीद के ला रहा है वो भी K2K खरीद के ला रहा है। मतलब हर खर्चा K2K का, हर इनकम K2K की, हर एसेट्स K2K की, हर लायबिलिटीज K2K की। अब मैम खर्चा और इनकम तो समझ गए, एसेट और लायबिलिटी क्या होती है आप जरा उस पर थोड़ा सा हमें गौर फरमा दो। ये बात समझ में आई? चलो एसेट की बात बाद में करेंगे, पहले आपको ये समझ में आया कि हर ट्रांजैक्शन हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ओके, अब हम करते हैं एक टर्म एसेट। ये बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा, एसेट 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 एसेट, और आप लोग बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि एसेट क्या होती है, एसेट क्या होती है। समझो मेरी बात, समझो। एसेट क्या है?
पहली बात, एसेट आर बिलोंगिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि ओन्ड बाय बिजनेस, जिसे बिजनेस ओन्ड करता है। ओन्ड मतलब मालिक है, मतलब समझो अगर बिल्डिंग खरीद रखी है बिजनेस ने तो बिल्डिंग बिजनेस की एसेट है, लेकिन वही बिल्डिंग अगर किराए पे ले रखी है तो वो बिजनेस की एसेट नहीं है। तो एसेट्स आर ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस जिसको ओन करे, जिसका बिजनेस मालिक हो, वो एसेट है। समझ में आ रही है ना। बी, विच इज यूजफुल इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स, जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में काम आए वो एसेट है। और सी, विच इंक्रीज, विच हेल्प्स टू इंक्रीज, जो मदद करे, क्या मदद करे, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाए और जो बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाए, वो बिजनेस की एसेट है। जैसे आप लोग अगर मेरे पास पढ़ने के लिए आओगे, अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है ना, तो उस बिल्डिंग का मालिक बिजनेस है तो बिजनेस की एसेट है। वो बिल्डिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगी तो वो एसेट है। और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी। सपोज करो आप आ रहे हो पढ़ने के लिए और आपको बिल्डिंग ही नहीं मिल रही, आपको रोड पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो आप आओगे। शायद कुछ बच्चे आए और कुछ बच्चे ना आए, तो बिल्डिंग ने प्रॉफिट बढ़ाने में मदद की। और साथ में अगर बिल्डिंग होगी तो बारिश से बच जाएंगे, धूप से बच जाएंगे, तो काम करने की ताकत को भी बढ़ाएगी बिल्डिंग। तो सिंपल सी बात है, तो बिल्डिंग बिजनेस की क्या हो गई, एसेट हो गई। बताओ बिल्डिंग बिजनेस की एसेट क्यों हुई? बिल्डिंग का मालिक कौन है? बिजनेस है। बिल्डिंग बिजनेस ने खरीद रखी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगी, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगी और बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो तीनों पॉइंट्स पे खरी उतरती है वो एसेट है। और तीनों पे नहीं तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे खरी उतरे वो बिजनेस की एसेट होती है। जो 2 पॉइंट्स को सर्टिफाई करे वो बिजनेस की क्या होती है, एसेट होती है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? तो बिजनेस की एसेट समझ में आ गई। नाउ अब सुनिए ध्यान से प्लीज, पेज नंबर 3 सुनिएगा ध्यान से। कौन कौन सी एसेट होती है? वैसे स्कूल में बहुत बढ़ाता है टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, बाद में करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, अभी तो हम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ही नहीं रहे, अभी हम जनरल नॉलेज ले रहे हैं ताकि हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे वो नॉलेज, राइट। उस नॉलेज को लिए बिना अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बार बार बीच में डिस्टर्ब करती है। सबसे पहली बिजनेस की एसेट है एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर बिजनेस ने खरीद रखी है तो ये बिजनेस की एसेट है ना। चाहे लोन लेके खरीद रखी हो, बस खरीद रखी हो, राइट। अगर बिजनेस ने खरीद रखी है तो ये बिजनेस की एसेट है। बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगी, क्योंकि लैंड होगी, बिल्डिंग होगी तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, और बिजनेस की एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगी और प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस की एसेट है। दूसरी बिजनेस की एसेट है प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी मतलब एसी, कूलर, जो भी लगा हुआ है। तो एसी, अब तुम लोग मेरे पास पढ़ने ले आओ और तुम्हारे पास मेरे पास एसी ना हो तो तुम लोगों को गर्मी लगेगी, शायद नेक्स्ट डे आओगे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, एसी बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाता है, इस मेरी एफिशिएंसी को, काम करने की ताकत को भी बढ़ाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम भी आता है, राइट ना, और खरीद भी रखा है, तो ये बिजनेस की एसेट हो गई। आप कहोगे मैम मशीनरी तो समझ गए, प्लांट क्या होता है? प्लांट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ मशीनरी। मशीनरी का ग्रुप प्लांट कहलाता है। समझो मेरी बात, समझो। आप जब जाते हो फैक्ट्री में तो कटिंग करने की मशीन होती है, स्टिचिंग करने की मशीन होती है, पैकिंग करने की मशीन होती है। भाई जैसे जो शर्टें काटती हैं, जो शर्टें स्टिच करती है, जो शर्टें पैक करती है, आप तीनों मशीनरियों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो प्लांट कहलाता है। तो प्लांट भी बिजनेस की एसेट होती है। समझ में आ रही है ना। थर्ड जो बिजनेस की एसेट होती है दैट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर जो पड़ा होता है, अब जैसे टेबल चेयर पड़े हुए हों मेरे इंस्टीट्यूट में, तो वो बिजनेस की एसेट है, वो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, है ना, बिजनेस फ्यूचर में काम आएगा। आप कहोगे मैम फर्नीचर तो समझ गए, फिक्सचर्स क्या होते हैं? फिक्सचर जो बिल्डिंग फिक्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग में बिजली की फिटिंग होती है, पानी की फिटिंग होती है, या फिर अलमीराज बनी होती है फिक्स, तो फिक्सचर्स, तो ये भी बिजनेस की क्या होती हैं? एसेट, क्योंकि ये भी फ्यूचर में काम आएंगे, एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस के, अच्छा देखो फर्नीचर फिक्सचर लगे हो तो लुक अच्छी हो जाती है, लुक अच्छी हो जाती है तो कस्टमर ज्यादा आते हैं, कस्टमर ज्यादा आते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। आप कहीं भी देख लो ना, प्रॉफिट से उसको लिंक करके देख सकते हो। अगली एसेट्स होती है स्टॉक।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट एसेट है। स्टॉक देखिए, स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है, स्टॉक आर द एसेट्स विच इज आइदर मैन्युफैक्चर or purchase by business for resale। ये वो एसेट है जो बिजनेस या तो बनाता है, फैक्ट्री होगी तो बनाएगा, और दुकान होगी तो खरीदेगा। भाई फैक्ट्री भी बिजनेस है, दुकान भी बिजनेस है। तो या तो बिजनेस बनाता है या बिजनेस खरीदता है। किसके लिए? रीसेल के लिए। समझो मेरी बात, समझो। आपका स्टॉक क्या है? सुनो, एक कपड़ों की दुकान में शर्ट्स पैंट स्टॉक है, एक मिठाइयों की दुकान में गुलाब जामुन जलेबी समोसे स्टॉक है, एक जनरल स्टोर में आटा दाल चावल स्टॉक है। मतलब जिसको आपने बेचने के लिए रखा हुआ है ना, वो स्टॉक है। सिंपल सी बात है। अब समझना, मेरी बात समझना। फर्नीचर और फिक्चर में स्टॉक में वो अंतर समझना, ध्यान से प्लीज मेरी बात सुनना। आप एक फर्नीचर मर्चेंट के पास गए, राइट? फर्नीचर वाले से कहा, भैया जिस कुर्सी पे तू बैठा हुआ है वो कुर्सी बेच दे मुझे। वो बेच देगा? नहीं बेचेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। कहेगा कहाँ से आ गया ये, तो वो कुर्सी कभी नहीं बेचेगा। तो वो कुर्सी उसके लिए फर्नीचर एंड फिक्सचर है। लेकिन उसके बराबर में अगर 10 कुर्सी लगी हुई है डेमो में, अगर आप उनमें से कोई चेयर खरीदना चाहो तो वो बेच देगा। तो वो फर्नीचर उसका स्टॉक है। मतलब समझो, मेरी बात समझो। आप एक बिल्डर के ऑफिस में गए, भाई उसने बिल्डर से कहा, भैया जिस ऑफिस में तू बैठा है ना वो ऑफिस मुझे बेच दे। तो वो कहेगा, चल फिर मैं कहाँ बैठूंगा, तुझे भेज दूंगा। तो वो बिल्डर जिस ऑफिस में बैठा है वो उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग है। लेकिन आपको जो अदर फ्लैट्स दिखाएगा ना, वो फ्लैट उसके लिए क्या कहलाएंगे? स्टॉक है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप एसी की शॉप पे गए तो जो एसी उसने अपनी शॉप में लगा रखा है वो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी है। लेकिन जो एसी उसने स्टॉक में लगा रखा है वो प्लांट एंड मशीनरी है। नहीं, जो एसी बेचने के लिए रखे हुए हैं वो उसके लिए स्टॉक है। समझ गए या नहीं समझ गए? एक चीज लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है, मतलब वही स्टॉक भी हो सकता है, वही प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, वही स्टॉक भी हो सकता है, वही फर्नीचर एंड फिक्चर भी हो सकता है, वही स्टॉक भी हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस ने अपने लिए यूज के लिए रखी है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग है, बेचने के लिए रखी है तो स्टॉक है। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस ने अपने यूज के लिए रखी है तो प्लांट एंड मशीनरी है, बेचने के लिए रखी है तो स्टॉक है। फर्नीचर एंड फिक्चर बिजनेस ने अपने यूज के लिए रख रखा है। समझ गए ना? तो वो फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, और वही फर्नीचर एंड फिक्चर्स अगर बेचने के लिए रखा हुआ है तो वो स्टॉक है। समझ गए या नहीं समझ गए? और स्टॉक भी इंपॉर्टेंट एसेट होती है बिजनेस की। अब एक बात तो, कैसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है? कभी गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे खाए हैं? बिल्कुल खाए हैं मैम। जब आप गोलगप्पे खाने के जाते हो तो क्या उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग होती है? नहीं होती। क्या उसके पास प्लांट एंड मशीनरी होती है? होती है। मशीनरी के लिए नाम पर एक बड़ा सा तवा होता है, एक स्टोव टाइप में या गैस टाइप में कुछ होता है, एक सिलेंडर होता है, बस इतना ही होता है मशीनरी के नाम पे। फर्नीचर के नाम पर एक स्टूल रखा हुआ होता है। लेकिन मेन जो उसका प्रॉफिट आता है वो उसके स्टॉक से आता है। जो उसके पास गोलगप्पे, दही बल्ले, पापड़ी, चाट, वो सब पड़ा होता है बेचने के लिए, वो उसके लिए एसेट है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि उसी को बेच के वो उससे प्रॉफिट कमाता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो आप ये देखो, जितने भी ठेले वाले होते हैं उनके पास ना लैंड एंड बिल्डिंग होती, ना प्लांट एंड मशीनरी होती, ना फर्नीचर और पिक्चर होता, फिर भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। वो किससे कमाते हैं प्रॉफिट? स्टॉक से कमाते हैं। तो स्टॉक बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होती है। और कई बिजनेस के पास तो स्टॉक होता ही नहीं, जैसे मेरा कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, मेरे पास तो स्टॉक है ही नहीं, राइट ना? क्योंकि मैं सर्विसेज देती हूँ तो स्टॉक है ही नहीं। जहां पर आप गुड्स सप्लाई करते हो वहां पर स्टॉक होता है, और जहां पर आप सर्विसेज देते हो वहां पर स्टॉक नहीं होता। इसलिए स्टॉक को आप गुड्स भी कहते हो। स्टॉक का दूसरा नाम गुड्स भी होता है। वैसे स्टॉक और गुड्स में अंतर होता है, हम थोड़ा सा करेंगे। साल भर में सेल परचेज करते रहते हैं तो वो गुड्स कहलाती है, और साल के अंत में जो बचता है वो स्टॉक कहलाता है। वो बाद में देखते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बट फिलहाल स्टॉक भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट एसेट होती है, क्योंकि वो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, राइट? अगली जो बिजनेस की एसेट होती है दैट इज डेटर। डेटर बोलते हैं, कुछ बच्चे इनको डेबिटर बोलते हैं, डेबिटर नहीं, डेटर। डेटर वो कस्टमर होते हैं जिनको आपने माल उधार में बेचा है और जिनसे पैसे लेने हैं, तो ये आपकी बिजनेस की एसेट है। एसेट क्यों है?
ये कस्टमर आएंगे तभी प्रॉफिट आएगा। सुनो मेरी बात सुनो, एक कस्टमर आया, आपकी शर्टों की दुकान है, उसने आपसे पूछा कि शर्ट कितने की है, आपने कहा 1000 रुपए की है, आपने उसको शर्ट दे दी, उसने आपको पैसे दे दिए, तो क्या वो आपका डेटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने कैश में सामान खरीदा है। आप कहोगे मैम चेक दे दो, चेक भी तो कैश के बराबर होता है, अकाउंट ट्रांसफर कर दे वो भी तो कैश के बराबर होता है, गूगल पे कर दे, है ना, कुछ भी कर दे तो कैश ही हो गया ना। मतलब जिनको उधार बेचा है ना, जिनसे पैसे अभी बाद में आएंगे, वो डेटर्स होते हैं। समझो मेरी बात, समझो। अगर आप कस्टमर को नगद सामान सेल कर दोगे तो वो आपके डेटर्स नहीं है। अगर आप अपने कस्टमर को क्रेडिट में माल सेल करोगे तो वो आपके डेटर्स हैं, तो वो आपकी एसेट है। क्यों एसेट है बताओ बच्चों? वो आपका प्रॉफिट बढ़ाते हैं। कैसे? अगर मैंने एक बिजनेस ने ये पॉलिसी निकाल दी कि वो सिर्फ कैश कैश बेचेगा, तो उसके पास लिमिटेड कस्टमर आएंगे, है ना, 10 ही कस्टमर आएंगे। लेकिन अगर उसने ये पॉलिसी निकाल दी कि वो कैश भी माल बेचेगा और क्रेडिट में भी माल बेचेगा, तो जहां 10 डेटर आने होंगे वहां 50 आएंगे। तो आपके इंडिया में तो खासकर, तो क्रेडिट कस्टमर ने आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया। आप उसको एक्स्ट्रा भी पैसे ले लेते हो, मतलब अगर आप कैश वालों को 100 रुपए में बेचते हो तो क्रेडिट वालों को माल 110 रुपए में बेचते हो, तो एक तो वो प्रॉफिट आता है, एक एक्स्ट्रा कस्टमर आते हैं। देखो डेटर आपका प्रॉफिट क्यों बढ़ाता है? उधार माल बेचने से कस्टमर एक्स्ट्रा आते हैं, ये प्रॉफिट हो गया। आप सामान को एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचते हो, वो प्रॉफिट हो गया। तो डेटर ने अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को बढ़ाया और आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। क्यों? फ्यूचर में वो आपको पैसे देगा आके, तो वो आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा। आप कहोगे मैम बैड डेट हो गया तो लेके पैसे भाग गया, तो भैया भाग गया तो बाद में देख लेंगे ना, अभी तो आप यही मान के चल रहे हो ना कि वो आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा। बिजनेस कभी ये मान के नहीं चलता कि वो उसके पैसे डूब जाएंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कुछ परसेंटेज में मान के चलता है, बाकी परसेंटेज में नहीं मान के चलता, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में जो काम करता है ना, वो काम करता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा और नियर भविष्य में उसके बंद होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और बिजनेस हमेशा कब चलता रहेगा? जब हमारा डेटर हमारा पैसा देता रहेगा। समझ में आ रही है ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा डेटर हमारा पैसा देता रहेगा। तो डेटर कौन होते हैं बताओ? डेटर वो कस्टमर होते हैं, डेटर आर द कस्टमर बेसिकली टू whom गुड्स और सर्विसेज, जरूरी नहीं है गुड्स बेचो, सर्विसेज भी, आर सोल्ड on credit basis and money is receivable from them, उनसे पैसा लेना है। तो ये हमारे क्या हो गए बताओ? डेटर हो गए। जिनको आपने माल क्रेडिट में बेचा है वह आपके डेटर हो गए। डेटर भी बिजनेस की एसेट है। कितनी एसेट पढ़ ली? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर। समझ गए डेटर। अब अगला देखिए, पेज नंबर 4 पे आइए। डेटर के बाद अगली एसेट्स कौन सी है? अब हम लोग पेज नंबर 4 पे आते हैं, हम लोग अपनी अगली एसेट पढ़ते हैं। डेटर के बाद हमारी 5th नंबर की एसेट्स है बिल रिसीवेबल। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बार बार इन चीजों का मतलब बताती फिरूं। वैसे बिल रिसीवेबल का आपका चैप्टर नंबर मतलब 11वां 12वां है, फिर भी मैं आज इसका मतलब बता रही हूँ। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इनके मतलब मैं नहीं चाहती कि आपको बार बार बताऊं, इसलिए मैं आपको एक ही बार बता रही हूँ। इससे यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे अब बीच में ज्वाइन करते रहेंगे, वो वहीं से पढ़ लेंगे, राइट ना। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? अब समझो, 2 डेटर है मेरे पास, दोनों से 10-10 हजार रुपए लेने हैं। एक डेटर से कह दूं मुझे तो तेरे पे भरोसा ही नहीं है, तो मुझे लिख के दे दे कि तू मेरे पैसे दे देगा। उसने मुझे लिख के दे दिया कि मैडम मैं आपके पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा। तो जो जिससे लिखवाया है वो बिल रिसीवेबल है, और जिससे लिखवा के नहीं ले रखा वो डेटर है। मतलब जिसके साथ आप रिटर्न में एग्रीमेंट कर दोगे कि वो एक सर्टेन सम दे देगा, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दे देगा, सर्टेन मनी दे देगा, तो वो बिल रिसीवेबल कहलाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, एसेट तो आपके डेटर्स भी हैं, है ना, और एसेट्स आपके बिल रिसीवेबल भी हैं, पर डेटर से आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रखा और बिल रिसीवेबल से आपने रिटर्न में एग्रीमेंट कर रखा है। तो जिन डेटर से आपने रिटर्न में एग्रीमेंट कर रखा है वो आपके बिल रिसीवेबल कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो बिल रिसीवेबल
इज द रिटर्न एग्रीमेंट, लिखित में, विद कस्टमर टू रिसीव सर्टेन मनी निश्चित होनी चाहिए, 10,000 ही नहीं, जितना मन हो उतना दे देना, मतलब प्राइस मनी निश्चित होनी चाहिए। आफ्टर सर्टेन पीरियड भी निश्चित होना चाहिए, समझो मेरी बात समझो। अब बिल रिसीवेबल भी हमारी एसेट क्यों होती है? क्योंकि फ्यूचर में पैसा देगा तो फायदा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और फ्यूचर में काम आएगा, तो ये हमारी एसेट है। समझ गए या नहीं समझ गए? राइट ना, रिटर्न एग्रीमेंट हो गया बिल रिसीवेबल, राइट ना। बिल रिसीवेबल का मतलब ये नहीं बिजली के बिल के पैसे लेने हैं, पानी के बिल के पैसे लेने हैं, तो वो आप समझते हो बिल रिसीवेबल, या किसी को बिल काट के दे दिया उसके पैसे लेने हैं, नहीं बेटा। बिल रिसीवेबल क्या होता है? किसी से लिखवा के ले लो कि हम आपके इतने पैसे दे देंगे, तो वो जो लिख के देता है वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। कागज का टुकड़ा बिल रिसीवेबल कहते हैं। सपोज करो एक कागज के टुकड़े में किसी ने लिख के दे दिया कि मैं आपको, हिंदी लिखनी है, आई विल गिव 10,000 रुपीज आफ्टर 3 months टू यू, और नीचे मैंने अपने साइन कर दिया वंदना गुप्ता, तो ये मैंने आपको दिया ना लिख के, तो आपके लिए बिल रिसीवेबल बन गया। तो ये कागज का टुकड़ा, ये जो पेपर है, ये बन गया बिल रिसीवेबल। ऑफ कोर्स इसमें डेट डली होती है, स्टैंप वगैरह लगी होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है ना? तो रिटर्न एग्रीमेंट है, किसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट है बताओ? डेटर के साथ, टू रिसीव सर्टेन मनी आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो ये आपकी एसेट होती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मैम नेक्स्ट एसेट क्या होती है? नेक्स्ट एसेट होती है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन या इज्जत। अब देखो, आप मेरे पास आए हो तो किसी ना किसी से मेरा नाम सुन के आए होगे, तो जिसने भी मेरा नाम बताया उसकी नज़र में मेरी एक रेपुटेशन है, तो ये मेरी एसेट नहीं हो गई क्योंकि इसने मेरा प्रॉफिट बढ़ाया। भाई किसी और ने मेरा नाम आपको बताया, आप किसी और को बताओगे, कोई और किसी और को बताएगा। अरे मैकडोनाल्ड में आप जाते हो, मैकडी में तो चलो उसकी तो गुडविल खराब हो गई। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? या आप जो है अब बर्गर किंग में जाते हो बर्गर खाने के लिए, क्यों जाते हो? क्योंकि उसके गुडविल है, तो वो गुडविल आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाती है और वो आपकी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। समझ में आ रही है? तो गुडविल यानी कि रेपुटेशन भी आपकी एसेट होती है। गुडविल के बाद है पेटेंट, आपकी नेक्स्ट एसेट। पेटेंट का मतलब होता है राइट टू मैन्युफैक्चर। सुनो, जब भी कोई नई चीज बनाता है ना तो उसका पेटेंट करवा लेता है ताकि उस जैसी कोई चीज दूसरा ना बना पाए। अब सुनो, बिल गेट्स दुनिया का रिच आदमी कौन कैसे है? पहले अभी तो अमेजन का ओनर बन गया है। चलो, अमेजन का ओनर जो है रिचेस्ट पर्सन क्यों है? अब वो भी नहीं रहा, उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया, तो वापस बिल गेट्स पे ही आ जाते हैं। तो बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट पर्सन क्यों है बताओ? क्या बोला मैंने? अमेजन का ओनर, अच्छा आप लोगों के माइंड में फिर वहीं जाता है, दिमाग में बताती हूँ। अमेजन का ओनर दुनिया का रिचेस्ट पर्सन था, पर उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स हो गया, तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी लेके, आधी प्रॉपर्टी लेके चली गई, तो वो रिचेस्ट पर्सन से वापस मतलब नीचे आ गया है। फिलहाल बिल गेट्स पे जाते हैं वापस। बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट पर्सन क्यों है? क्योंकि उसने जब विंडो बनाई तो उसने पेटेंट करा लिया। अब वो टेक्नोलॉजी की विंडो कोई और नहीं बना सकता, तो इस पेटेंट ने उसका प्रॉफिट बढ़ाया ना। ये होता है एक तो नेशनल लेवल पे पेटेंट होता है, एक इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट होता है। मतलब कि अगर आपने कोई नई चीज बनाई और उसका इंडिया में पेटेंट करवा लिया, कुछ ज्यादा में नहीं होता, 5-7-10 हज़ार में पेटेंट हो जाता है, तो आप जैसी कोई चीज वो बना के नहीं बेच सकता, कोई दूसरा बना के नहीं बेच सकता, राइट ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी पेटेंट होता है, तो वहां भी कोई बना के नहीं बेच सकता। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। टाटा ने नैनो बनाई, दूसरी नैनो क्यों नहीं आई? क्योंकि टाटा ने नैनो का पेटेंट करा लिया। आप कितनी भी चीजें देखते हो, एक आपका तो मैम मोबाइल तो एक जैसे आते हैं, है ना, वहां भी पेटेंट नहीं होता क्या बेटा? वो दिखने में एक जैसे होते हैं, पर अंदर की टेक्नोलॉजी सारे मोबाइलों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। किसी के कैमरे की क्वालिटी अलग होती है, और भी बहुत सारी चीजों में टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होता है। आप उसी टेक्नोलॉजी की चीज को नहीं बना सकते। मैगी मसाला आज तक दूसरा किसी का क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जो मैगी मसाला की रेसिपी है उसका पेटेंट हो गया, है ना। आप जब कोक पेप्सी पीते हो तो सबसे टेस्टी पेप्सी लगती है, पेप्सी जैसी दूसरी कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं आई? क्यों?
क्योंकि उसका पेटेंट हो चुका है उसकी रेसिपी का। तो जिस भी चीज का पेटेंट हो जाता है कोई दूसरा उस बंदे को नहीं बना सकता। अब जैसे सर्फ एक्सल है, देखो सर्फ एक्सल होता तो ये वॉशिंग पाउडर है, पर इतनी ज्यादा गुडविल हो गई, उसने सर्फ वालों ने अपना पेटेंट करा लिया कि दूसरा वो प्रोडक्ट कोई लेके ही नहीं आया। एरियल ने कितना कॉम्पीट किया उसको, पर एरियल कम्पीट कर नहीं पाया सर्फ एक्सल को, क्योंकि लोगों में सर्फ की इतनी गुडविल हो गई कि वो किसी भी वॉशिंग, वो कहते हैं दुकान पे जाके कहते हैं मुझे निरमा वाला सर्फ दे दो। अरे भैया सर्फ एक्सल एक अलग कंपनी है, निरमा एक अलग कंपनी है, समझ रहे हो ना। या फिर कहते हैं एरियल वाला सर्फ दे दो, है ना। या जब कोको कोला की दुकान पे जाते हैं तो आधे लोगों की आदत होती है, क्या कहते हैं पेप्सी वाली कोक देना। अरे कोक तो एक अलग कंपनी है ना। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात, समझ रहे हो। गुडविल और पेटेंट कितना तगड़ा वर्क करते हैं बिजनेस में। अगर आपके पास कोई नई चीज बनाई है उसका पेटेंट है, अगर आपने कोई नई चीज बनाई है उसमें आपकी गुडविल बन गई, आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही है। वो बिजनेस आपका आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपके पास उसका पेटेंट होना। आपने वो मूवी देखी थी टार्जन द वंडर कार? टार्जन द वंडर कार में क्या हुआ था, यही हुआ था ना कि जो हीरो का फादर था अजय देवगन, है ना, वो कार का डिजाइन लेके हीरोइन के फादर के पास गया था, है ना। हीरोइन के फादर से बोला कि ये डिजाइन मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। हीरोइन का फादर बोला मैं इतना पैसा तो नहीं दे सकता। असल में वो परसेंटेज मांग रहा था कि हर कार बिकने की कुछ परसेंटेज दे दो, वो रॉयल्टी कहलाती है। तो अजय देवगन ने बोला कि भाई मैं आपको कार का डिजाइन दे दूंगा, पर जितनी भी कार बिकेगी आप मुझे 50% रॉयल्टी चाहिए, मतलब 50% मुझे चाहिए। तो हीरोइन का फादर वो देने को तैयार नहीं हुआ 50% रॉयल्टी, वो 10-20% दे रहा था। तो अजय देवगन बोला ठीक है मैं नहीं देता। तो हीरोइन के फादर ने बोला पेटेंट तो मैंने अपने नाम से करा लिया। पेटेंट करा लिया मतलब अब वो कार बनाने का राइट किसको मिला था बताओ? हीरोइन के फादर को मिला था, क्योंकि पेटेंट उसने अपने नाम से करा लिया। फिर अजय देवगन बोला मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, अगर तुमने पेटेंट अपने नाम से करा लिया तो रिसर्च पेपर तो मेरे पास है कि ये कार बनी किस तरीके से है, तो रिसर्च पेपर मैं कोर्ट में दिखाऊंगा और कोर्ट में साबित करूंगा कि तुमने मेरा वो जो है डिजाइन चुराया है। तो हीरोइन के फादर ने उसको मरवा दिया। मरवाने के बाद अब पेटेंट हीरोइन के फादर के पास था, तो हीरोइन के फादर ने उस कार को बेचा और उसको बहुत सारा प्रॉफिट आया। समझ गए या नहीं समझ गए? तो पेटेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। पेटेंट के लिए हीरोइन के फादर ने हीरो के फादर को मरवा दिया और उस पर आपकी पूरी की पूरी फिल्म रेडी हो गई। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो देखा जाए टार्जन द वंडर कार पेटेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है। समझ गए या नहीं समझ गए? अगर पेटेंट नाम की चीज ना होती तो ये फिल्म ही ना बनती, राइट? तुम फिल्म किसी और तरीके से देखते हो, हम फिल्म किसी और तरीके से देखते हैं। अब बदमाश कंपनी है, बदमाश कंपनी जो मूवी है ना, तुम लोगों ने तो देख के छोड़ दी, पर मुझे तो कस्टम एक्ट दिखाई दे रहा था उस मूवी में लगातार। कस्टम एक्ट का ये सेक्शन टूट गया, कस्टम एक्ट का ये सेक्शन, याद है बदमाश कंपनी में? वही मैं कह रही थी कि पेटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट एसेट। अब इतने लंबे भाषण के बाद तो आप पेटेंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नाउ जो नेक्स्ट एसेट है दैट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट कॉपीराइट भी पेटेंट में होता है, लेकिन बुक्स में और इंटेलेक्चुअल चीजों में जाता होता है। बुक्स में जैसे आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ लेते हो तो ऑथर की बुक दूसरी जगह क्यों नहीं छपती, उसके क्वेश्चन दूसरी जगह क्यों नहीं आते? क्योंकि उस ऑथर ने उस बुक का कॉपीराइट करवा रखा है। आप देखना, आप अपनी कोई भी बुक लेके देखना, आपको बुक के जो फ्रंट पेज है ना उस पर सी दिखाई देगा। मेरे पास कोई बुक होती है तो मैं दिखाती हूँ आपको कॉपीराइट कहाँ पर है। देखो ये रहा सी, दिख रहा है? सी स्टैंड ऑल राइट रिजर्व। इसका मतलब क्या है? दिस नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस कॉपी इन एनी फॉर्म बाय एनी मीन्स, ग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, टेपिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। मतलब कि समझो इस बुक का कोई भी पार्ट फोटोकॉपी भी नहीं करा सकते, रिकॉर्डिंग भी नहीं करा सकते, टेपिंग भी नहीं करा सकते। आपको बुक ही खरीदनी पड़ेगी, पुरानी या फिर नहीं, क्योंकि इसके ऑथर ने इसका कॉपीराइट ले रखा है। तो अब देखो, अगर कॉपीराइट नहीं होता सब बच्चे फोटो सेट से पढ़ते ही नहीं ओरिजिनल बुक से। समझ गए? नहीं क्यों समझ गए? क्योंकि ओरिजिनल बुक 400 रुपए की आती है, फोटो सेट 200 रुपए में हो जाएगी, तो बच्चे फोटो सेट से ही पढ़ते। आपको एक बात बता दूं, फोटो कॉपी से पढ़ना इलीगल है। गवर्नमेंट कहती है जिस ऑथर ने कॉपीराइट करा दिया, आप चाहे ओल्ड बुक से पढ़ो चाहे न्यू बुक से पढ़ो, लेकिन आपको बुक से पढ़ना चाहिए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं ओरिजिनल बुक खरीद सकते। जैसे IAS IPS की बुक 10-10 हजार रुपए की आती है, तो पढ़ने वाले बच्चे फोटोकॉपी का यूज कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ स्पेसिफिक केसेस में, महंगी बुक के केस में वो फोटोकॉपी से पढ़ सकते हैं। पर फिलहाल कॉपीराइट ने इस ऑथर को, TS ग्रेवाल को क्या फैसिलिटी दी? कॉपीराइट ने ये अधिकार दे दिया कि इस बुक की फोटोकॉपी नहीं कराई जा सकती, कोई भी बच्चा फोटोकॉपी से नहीं पढ़ सकता, ओरिजिनल बुक खरीदनी ही पड़ेगी, जिससे
जो है ऑथर को प्रॉफिट आएगा, क्योंकि जितनी बुक बिकेगी, किसको दे रखा है, सुल्तान चंद को राइट दे रखा है। देखो सुल्तान चंद इनको बना के बेच रहा है। जितनी बुक बिकेगी रॉयल ऑथर को उसकी परसेंटेज जाएगी, ऑथर को जो परसेंटेज जाएगी वो रॉयल्टी कहलाएगी। देखो तीन चार चीजें यूज कर ली मैंने, सुनो 3-4 चीजें कैसे यूज कर ली। ऑथर ने ये बुक लिखी, बुक लिख के इसका कॉपीराइट करा दिया, मतलब कोई भी इसकी परमिशन के बिना इस बुक को छाप नहीं सकता, फोटोकॉपी नहीं करा सकता। ऑथर ने ये बुक लिखी, बुक लिखने के बाद इसका कॉपीराइट करा दिया, क्योंकि कोई भी इसकी परमिशन के बिना इस बुक को छाप बेच नहीं सकता और कोई भी फोटोकॉपी नहीं करा सकता। फिर ऑथर ने ये परमिशन दी सुल्तान चंद को। सुल्तान चंद ये बुक छाप रहा है और बेच रहा है। सुल्तान चंद जब छपाई करके बिक्री हो रही है तो वो ऑथर के नाम से ही हो रही है, तो ऑथर को उसका परसेंटेज जा रहा है बुक का, और जो ऑथर को परसेंटेज जा रहा है वो उसकी रॉयल्टी कहलाती है, जिस परसेंटेज के कारण अजय देवगन की मौत हो गई थी। परसेंटेज पे ही बात, वो 50% मांग रहा था, वो 20-30% दे रहे थे। समझ गए या नहीं समझ गए, क्लियर हो गया या नहीं हो गया। तो कॉपीराइट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, पेटेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। पेटेंट और कॉपीराइट सेम ही चीज होती है, बस खाने पीने की चीजें, मशीनरी वगैरह में पेटेंट होता है, बुक्स वगैरह में कॉपीराइट होता है। कुल मिला के ये भी बिजनेस का प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। अगला जो बिजनेस का प्रॉफिट बनाता है ना, वो बनाता है फॉर्मूला, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, मॉडल्स एटसेट्रा। फॉर्मूला क्या, अब देखो मैगी की जो मसाला होता है उसका बनाने का एक फॉर्मूला, पेप्सी का बनाने का एक फॉर्मूला, उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। या किसी भी चीज का नया डिजाइन बनाया, मान लिया ताजमहल का एक मतलब किसी ने एक बिल्डिंग बनाई मान लिया, तो उस बिल्डिंग का डिजाइन जो है, अब मेरे को याद नहीं आ रही, दुबई में एक नई बिल्डिंग रेडी हुई है, तो उसका डिजाइन बिल्कुल वो ना थोड़ी सी वो बिल्डिंग टेढ़ी बनी है, राइट। आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा। तो उसका एक डिजाइन है, अब वो कोई दूसरा उस डिजाइन की बिल्डिंग नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसका जो है उसको रजिस्टर्ड करवा दिया उस डिजाइन को। ऐसे कोई कंपनी नया सॉफ्टवेयर बनाती है, उसको रजिस्टर्ड करवा लेती है। ऐसी कंपनी कोई नया मॉडल्स बनाती है, उसको रजिस्टर्ड करा लेती है। और रजिस्टर्ड कराने के बाद फायदा ये होता है कि वो फिर कोई और यूज नहीं कर सकता और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। समझ गए ना। तो बिजनेस की कौन कौन सी एसेट बताई, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, है ना, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फॉर्मूला, डिजाइन। मैंने कहा मॉडल्स मतलब जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं वो मॉडल। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो ये मॉडल्स भी आपकी क्या होती है बताओ, एसेट्स होती है। क्लियर हो गई ना मेरी बात या नहीं हुई। अगली जो एसेट्स है आपकी, जो 10th एसेट्स है वो है व्हीकल्स। जैसे स्कूल के लिए स्कूल बसेस, वो स्कूल के काम भी आती है, प्रॉफिट भी बढ़ाती है स्कूल के, तो वो भी आपकी एसेट हो गई। अगली एसेट है इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस के बाद जो एक्स्ट्रा कैश बच रहा होता है वो कैश कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वेस्ट कर देता है, बैंक में एफडी करा देता है। तो जो अगर बैंक में एफडी करा दिया तो ब्याज आएगा, या किसी को धार दे देता है तो इंटरेस्ट आएगा, या शेयर खरीद लेता है तो जिस कंपनी के शेयर खरीद लेता है वो कंपनी उसको बेनिफिट देगी, जिसे डिविडेंड कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। भाई जिस कंपनी के आपने मान लिया रिलायंस के शेयर खरीद लिए तो आपको रिलायंस अपने प्रॉफिट का हिस्सा देगी, है ना। आपने ये सब खरीद लेता है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देता है और इन्वेस्टमेंट बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाता है। अगली जो एसेट है वो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हाथ में कैश और बैंक में कैश, राइट। ये वंदना गुप्ता के हाथ में कैश नहीं, ये K2K एकेडमी मतलब बिजनेस के अकाउंट में कैश। देखो मेरी बात सुनो, 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ओनर का हमेशा सेविंग अकाउंट खुलता है बैंक में। बैंक में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ओनर का सेविंग अकाउंट खुलता है और बिजनेस का करंट अकाउंट खुलता है। तो करंट अकाउंट में जो कैश है वो बिजनेस की एसेट है, ये है एसेट बिजनेस की। सेविंग अकाउंट में जो कैश है वो नहीं है एसेट, क्योंकि वो ओनर का पैसा है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो ओनर का पैसा है, तो वो एसेट नहीं है। नहीं समझ रहे हो ना। और करंट अकाउंट में जो पैसा है वो बिजनेस का पैसा है, इसलिए वो एसेट है। समझ गए या नहीं समझ गए। और हाथ में वंदना गुप्ता के हाथ में या बिजनेस के हाथ में, बिजनेस के हाथ में जो पैसा है वो कैश इन हैंड है और वो बिजनेस की एसेट है। तो बच्चों आप बिजनेस की एसेट होपफुली समझ गए होंगे क्या क्या बिजनेस की एसेट होती है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो
कि बिजनेस की एसेट कौन कौन सी होती है, फिर हम जो है आगे करेंगे। लायबिलिटीज़ अगली क्लास में करेंगे। अब आपको है ना, आप देखना 10वें 11वें चैप्टर में भी आपको बिजनेस की एसेट के बारे में बता रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इकट्ठा इसका मतलब पूरी बुक के सारी एसेट को इकट्ठा उठा लिया। अब उससे क्या होगा, अब आपको एसेट का मीनिंग परमानेंटली क्लियर हो गया, राइट ना। तो ये पेज नंबर 1 है, दिस इज पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, राइट ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। आप जरूर प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों, बाय बाय।